आज इस क्लास में हम साइंस का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर भी साइंस का है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी पूरा चैप्टर इसी क्लास में आज हम खत्म करने वाले हैं। जो टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है उसको समझेंगे, और क्या मैटर नहीं है वो भी समझेंगे। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है उसको समझेंगे कुछ प्रैक्टिकल के थ्रू हम बेहतर ढंग से समझेंगे कि मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में समझेंगे, और दो स्टेट्स ऑफ मैटर थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जो फोर्थ स्टेट है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम बीईसी या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे। इवापोरेशन लास्ट में दिया गया है उसके बारे में भी समझेंगे। कुछ यूनिट कन्वर्जन भी है, जैसे अगर सेल्सियस से तुमको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में तो कैसे करोगे, सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये सीखेंगे। कुछ वॉल्यूम कन्वर्जन भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ये चीज़ें हम सीखेंगे। और लास्ट में प्रेशर की यूनिट जो होती हैं, जैसे 1 पास्कल में कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक, तो उसके बारे में सीखेंगे। ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर इन सब चीज़ों को हम समझ जाते हैं तो हायर क्लासेस में और नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में भी हम सारी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर के बारे में तुम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। वो सारी चीज़ें जो कुछ स्थान घेरती हो, यानी जिनका कुछ वॉल्यूम हो और कुछ मास हो, वजन हो, तो हम उसको मैटर बोलते हैं। जैसे मैं हूं, मेरा कुछ वजन है और साथ ही साथ मैं कुछ स्पेस, जगह भी घेर रहा हूं, यानी कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मैटर हूं, करेक्ट। इसी तरह से ट्री, वो भी मैटर हो सकता है, ये मार्कर मैटर, यानी सारी चीजें जो तुम्हारे आसपास तुम ऑब्जर्व करोगे जिनका कुछ वजन है और जो स्थान घेरती है, तो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। तो मैटर की तो बात हो गई कि मैटर क्या है। अब मैटर क्या नहीं है, इस डेफिनेशन से तो ऐसा लगता है सारी चीजें मैटर है। एंगर, हेट, ये क्या है, ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स कोई स्थान नहीं घेरती और इनका कुछ वजन नहीं होता, तो ये मैटर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन वो मैटर है, जैसे हवा। हवा हमको दिखती नहीं है लेकिन वो भी मैटर, क्योंकि हवा भी कुछ उसका वजन होता है और कुछ स्थान भी घेरती है। ये तब हम रियलाइज करते हैं, जैसे बहुत तेजी से किसी साइड जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो मुझे हवा उधर से धक्का मारती है, यानी उसका कुछ वजन होगा तभी तो वो धक्का मार रही है। इसका मतलब उसका वजन है और कुछ स्थान भी घेरती है। तो इसका मतलब हवा दिख नहीं रही लेकिन वो भी मैटर है। अब शुरू में जब ह्यूमन, जैसे साइंस बताता है कि आदि मानव रहे होंगे, आदि मानव से फिर एवोल्यूशन ह्यूमन का हुआ होगा, तो और ज़्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन आया। तो शुरू में तो साइंस इतना था नहीं, तो जो लोग रहे होंगे वो तरह तरह से चीज़ों को सोचते होंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, उनके लिए तो बड़ा मिस्टीरियस रहा होगा। आज भी है, लेकिन पहले की तुलना में आज उतना मिस्टीरियस नहीं, क्योंकि साइंस ने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, तो हमको पता चलता है कि लॉजिकली ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो उस टाइम पे जो पहले के फिलोसोफर्स थे, जैसे इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बोला पूरा ब्रह्मांड 5 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसको पंच तत्व बोला गया। पृथ्वी, आकाश यानी अर्थ, स्काई, फायर, वाटर एंड एयर, इन 5 चीजों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, तो हमने बोला पंच तत्व इसको। इसके बाद साइंस का जैसा डेवलपमेंट हुआ, लॉजिकल चीजें, ऑफिशियली चीजें,
रिटन स्टेटमेंट दिए गए तो एक डेफिनेशन आई कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया। तो अब जब मैटर को हमने डिफाइन कर लिया, तो मैटर को डिफाइन करने के बाद ऑब्वियसली इसमें बहुत सी चीजें ह्यूमन बीइंग ने सोची होगी, समझी होगी, तो इसके बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी होगी। तो पहले लोग ऐसा सोचते थे, दो तरह की सोच थी। एक सोच ये थी कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, जैसे ये डस्टर है, ये कंटिन्यूअस है, राइट, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं तुमको दिख रहा है, लग रहा है सब कंटिन्यूअस है। पानी को देखो तो कंटिन्यूअस लगता है, ऐसा लगता है बीच में कहीं जगह नहीं है, हम देख नहीं पाते, राइट। तो एक टाइप के लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस होता है, जैसे ब्लॉक होता है उसी तरह का कंटिन्यूअस होता है। और एक टाइप के ऐसे लोग थे जिनका मानना था नहीं, मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। तो जो ये सोचते थे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो बात सही हुई, उसको प्रूव किया गया साइंटिफिकली। जैसे अगर हम एक ग्लास में पानी लें और उस पानी में चीनी डालें तो चीनी पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। अगर स्पेस नहीं होता तो वो चीनी अंदर कैसे जा पाती, नहीं जा पाती। इसका मतलब जो मैटर हमको पूरा कंटिन्यूअस दिख रहा है वो एक्चुअल में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो दो चीजें अभी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, एक तो मैटर की डेफिनेशन, दूसरा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इन दो चीजों को पहले लिख लेते हैं ताकि तुम नोट्स भी बना सको। तो इस तरह से हमने मैटर की डेफिनेशन समझी और ये समझा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ना कि ये कंटिन्यूअस ब्लॉक के जैसा होता है। एक्सपेरिमेंट किया, हमने पानी लिया, पानी में चीनी डाली तो चीनी अंदर चली गई। अंदर कैसे चली गई होगी, जब जगह होगी तभी तो जो जगह थी उस जगह को हमने इंटर पार्टिकल स्पेस बोला। अब इन टर्म्स को भी ध्यान में रख, इंटर पार्टिकल स्पेस बोला या उसी को हमने बोला इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोलते हैं या इंटर पार्टिकल स्पेस हम बोलते हैं। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, ये एक मैंने बर्तन लिया और इसमें 100 ml मैंने पानी ले लिया। ले से पानी यहां तक है, ठीक। इसमें मैंने कुछ क्रिस्टल KMnO4 के डाल दिए। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। फ्यू क्रिस्टल्स इसके हमने डाल दिए। जब KMnO4 का मैं क्रिस्टल इसमें डालूंगा तो ये पानी कलरफुल हो जाएगा, ठीक बात। फिर दूसरा बर्तन हम उसी साइज का लेते हैं और इसमें मैं 90 ml पानी लेता हूं। यहां से 10 ml पानी मैं यहां पे लेता। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा KMnO4 नहीं डालता, यहां का जो पानी कलरफुल रहता उसी से 10 ml लेता हूं और इस वाले पानी में डाल देता हूं जिसमें सिर्फ 90 ml पानी है, तो ये भी कलरफुल हो जाता है। इसी तरह से दूसरे बर्तन में मैं 90 ml सिर्फ पानी लेता हूं और अब यहां से 10 ml निकालता हूं और इसमें डाल देता हूं। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये ज्यादा कलरफुल था, ये कम कलरफुल होगा, ये उससे भी कम कलरफुल होगा। लेकिन कलर जो KMnO4 का उसका इंप्रेशन है तीनों बर्तन में होगा। इवन आगे भी अगर इस चीज को इसी तरह से करते जाओगे तो कलर तुमको वहां पर दिखेगा। तो हमने जो KMnO4 डाला था वो तो फ्यू क्रिस्टल ही डाला था,
लेकिन उस फ्यू क्रिस्टल का असर ये रहा कि डाइल्यूट करने पर, पानी की मात्रा कंपैरिजन टू KMnO4 बढ़ाने पर भी इस KMnO4 का इंप्रेशन आगे के बॉटल में, आगे के बर्तन में भी रहा। तो हमारे देखने से KMnO4 के पार्टिकल छोटे हैं, लेकिन वो पार्टिकल जो है, कुछ क्रिस्टल जो है वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना, तभी तो उसका इंप्रेशन यहां यहां यहां। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, हमको दिखता नहीं, लेकिन एक्चुअल में यही होता है। अगर हम KMnO4 का कुछ क्रिस्टल्स लें तो कुछ क्रिस्टल्स ही 1000 लीटर पानी को कलरफुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब KMnO4 के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, और वो देखने से इतना छोटा लग रहा है, लेकिन उसमें पार्टिकल की जो साइज है बहुत है, और बहुत कम है, और बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। इसी तरह से डिटॉल, तुम जरूर जानते हो कि डिटॉल की कुछ बूंद पानी में डालो पूरा पानी महकने लगता है। इसका मतलब डिटॉल की एक बूंद में बहुत से पार्टिकल्स हैं। इंक ले लो, इंक को तुम डालो पानी में तो पूरा पानी इंक के कलर का हो जाता है। तो बूंद तो डाली थी एक दो ही, और पानी पूरा कलरफुल, यानी इंक में पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के और बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। तो हमने ये आइडिया लगाया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। तो इस चीज़ को अब हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये बातें हमने समझी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। पार्टिकल के बीच में स्पेस है, ये बात तो हमने समझ ली, लेकिन थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल और करते हैं, जैसे तुम्हारे बुक में दिया गया है, ताकि और अच्छे से फीलिंग आने शुरू हो जाए कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हम लेंगे अगर पानी और इसमें शुगर डिसॉल्व करेंगे, तो मान लो हमने कुछ पानी लिया, उसमें शुगर डिसॉल्व किया, तो पानी का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जैसे ये है डस्टर, या मान लो ये मार्कर है। अब मार्कर के ऊपर अगर मैं एक दूसरी चीज लेके आता हूं तो इसका वॉल्यूम देखो बढ़ गया, इतना हो गया। पहले क्या था? इतना ही था। तो अगर चीनी पानी में डालता हूं तो पानी का लेवल बढ़ जाना चाहिए, करेक्ट? हम अगर सोचे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन लेवल नहीं बढ़ता। अब कैसे होता है ये बात समझते हैं। अब तक ये समझ चुके कि मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े छोटे साइज के होते हैं। तो ये मैं यहां पर पार्टिकल्स ये बना रहा हूं, ठीक, इस तरह से। ये वाटर के पार्टिकल है, ठीक। अब यहां पे चीनी तुम डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, राइट? तो शुगर के पार्टिकल ऐसे होंगे, शुगर के पार्टिकल्स यहां पे जाएंगे, यहां 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 बैठ जाएंगे। पानी का लेवल पहले इतना था, शुगर के पार्टिकल डालने के बाद भी इसका लेवल जो इतना है इतना ही रहता, ऊपर नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शुगर के पार्टिकल, ये जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, उसमें जाके बैठ जाते हैं, जिस वजह से पानी का लेवल नहीं बढ़ता। तो इससे ये पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, राइट? तो ये तीसरा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them। तो ये बात भी प्रूव हो गई कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जो पहले समझी थी हमने, वही प्रैक्टिकल के थ्रू हमने करके देख ली। अब यहां पे कुछ साइंटिस्ट ने पूछा कि अगर हम शुगर के पार्टिकल को डालते हैं, ऊपर डालते हैं, तो ऊपर हम डालते हैं तो शुगर का पार्टिकल नीचे कैसे पहुंच जाता है? जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैंने यहां पे रखा तो मार्कर नीचे कैसे पहुंच गया, करेक्ट? अब ये तो सॉलिड है, सॉलिड में जो स्पेस अभी बात की थी वो स्पेस बड़ा कम होता है, तो सॉलिड के पार्टिकल बड़े पास पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली ये पूछा होगा कि सॉलिड में ऐसा क्यों होता है, चीनी रखे तो चीनी नीचे क्यों नहीं जाती? तो एक्सप्लेनेशन ये आया कि इसके पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होता है ये बहुत ही कम होता है,
जिसकी वजह से शुगर के पार्टिकल इसके अंदर नहीं जा पाते, लेकिन स्पेस सब जगह होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमको ये समझना जरूरी है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो तीनों स्टेट होता है वो इस बेसिस पे दिया जाता है कि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है। अगर स्पेस सबसे कम सॉलिड, स्पेस उससे ज्यादा लिक्विड और सबसे ज्यादा तो गैस। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम शुगर के पार्टिकल को, शुगर के क्रिस्टल को पानी के ऊपर डालते हैं तो वो पूरे पानी में इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। शुगर अगर तुम पानी में डालो तो थोड़ी देर बाद देखोगे शुगर का पार्टिकल पूरे पानी में एक ही तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक ही तरह का टेस्ट देता है। ये कैसे हो जाता है अपने आप? तो ऑब्जर्वेशन पे पता ये चला कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो रैंडम मोशन करते हैं। लिक्विड और गैस में ये मोशन सबसे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और जो सॉलिड होता है उसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन होता मोशन सब में। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, करेक्ट। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बात हमको पता चली। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इस बात से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि शुगर का पार्टिकल क्रिस्टल मैंने डाला तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पानी में, राइट। तो इस बात को समझते, देखो ये हमारे पास बर्तन है और ये वाटर के पार्टिकल है जो कि रैंडम मोशन यहां पे कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब तुमने यहां से चीनी डाला, चीनी के पार्टिकल यहां पे आया, ये ऑलरेडी रैंडम मोशन कर इसको धक्का मारेगा, ये यहां पे आएगा, फिर धक्का मारेगा, तो धक्का मार मार के पूरे पानी में अच्छे तरह से ये शुगर का क्रिस्टल फैल जाता है। तो यहां से तो ये पता चल गया हमको कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर होने की वजह से, यानी मैटर के पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो लगातार मोशन करते हैं। लिक्विड के केस में ऐसे मोशन को, रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। गैस के केस में भी ब्राउनियन मोशन हम बोल सकते हैं। लिक्विड में स्पेशली हम यूज करते हैं कि रैंडम मोशन जो पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है लिक्विड में, उसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था जिनका नाम था ब्राउनियन, तो उसी नाम से रॉबर्ट ब्राउन, जिनके नाम पे ब्राउनियन मोशन पड़ा, ठीक। तो 14 पॉइंट लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अब अगर हम ध्यान से सोचते हैं, अच्छा एक प्रैक्टिकल पहले करते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन हमारी बेहतर आ जाए। देखो लोहा ले लो, अगर उसको हैमर करो, उसको हथौड़े से मारो, तो लोहा आसानी से टूटता नहीं है। इसका मतलब लोहे के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है। अगर हम पानी को लें तो पानी जहां पे रखा उसमें अपना हाथ डालोगे तो पानी वहां से हट जाएगा, छोड़ दोगे फिर से पानी अपने पास मतलब मिल जाता है, पूरा कंटिन्यूअस दिखने लगता है। तो पानी खींच रहा है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। गैस में भी होता है लेकिन कम होता है। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, यानी दो सॉलिड का पार्टिकल, जैसे आयरन का पार्टिकल, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सॉलिड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा, जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस जितना कम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के केस में कम हो जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा हो जाता है, और लिक्विड गैस के केस में सबसे ज्यादा स्पेस हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये बात तो हम समझ गए कि पार्टिकल्स के बीच में, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं।
अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दो तरह की फोर्स हो सकती है, ध्यान से सुनना, एक कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स। तो इन दोनों फोर्स को लिख सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स होती है वो दो तरह की हो सकती है, ठीक, एक कोहेसिव और एक एडहेसिव। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। कोहेसिव फोर्स सेम पार्टिकल्स के बीच में लगती है और ये डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगती है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का पार्टिकल है, तो वाटर के पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कोहेसिव बोलेंगे। अगर वाटर है और ग्लास है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम उसको एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तुम देखते होगे ग्लास को अगर लो उसमें पानी डालो तो जो पानी होता है वो ग्लास में चिपक जाता है, तो कुछ तो अट्रैक्शन होगा ग्लास के बीच में और ग्लास के पार्टिकल के बीच में और वाटर के बीच में। तो ग्लास एक अलग पार्टिकल है और वाटर अलग पार्टिकल है, लेकिन इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको एडहेसिव बोलेंगे। अगर वाटर एक दूसरे को एक जगह मिला के रखता है तो इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। तो ये हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, तो इस चीज को तुम नोट डाउन कर लो। फिर आगे हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और साथ ही साथ हम प्लाज्मा और बीईसी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट कर लो। इसके जो प्रैक्टिकल मैंने बताए, जो एग्जांपल्स दिए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाऊंगा, मिटा दूं, चलो भाई। अब आता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल का मतलब कोई चीज कैसे दिखती है, राइट। और केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर भी होता है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ही डिस्कशन करें, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। तो इसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट भी होती है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं उन प्रोसेस को हम क्या। जैसे मान लो तुमने सॉलिड लिया, ठीक, सॉलिड अगर बदल जाएगा लिक्विड में तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो ये हमने यहां पे लिक्विड ले लिया। जैसे आइस है, बर्फ है, बर्फ को गर्म करोगे तो लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये क्या हुआ, इंटर कन्वर्जन हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि लिक्विड को अगर फ्रीजर के अंदर रख दो, टेम्परेचर इसका कम कर दो, तो ये सॉलिड में फिर से बदल जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन, तो तुमको आंसर करने आना चाहिए। लिक्विड को और टेम्परेचर देते जाओगे तो ये वेपर में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म या इन गैसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब गैस से ऐसा भी पॉसिबल है कि लिक्विड में बदल जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। देखो जैसे पानी है, घर में पानी बॉयल हो रहा है, उसके ऊपर तुम एक बर्तन रख दो तो तुम देखोगे उस बर्तन के नीचे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ गई, यानी गैस किस में बदल गई, लिक्विड फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। सॉलिड है, सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्जन होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इस तरह से चेंज करें कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ये आइस के जैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है, इसलिए इसका नाम ड्राई आइस पड़ा, ठीक।
तो अगर ड्राई आइस के तुम गर्म करोगे ना तो ये लिक्विड में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। जनरली क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करोगे तो सॉलिड रहेगा, फिर लिक्विड में जाएगा, फिर गैस में बदलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में जाएंगे ही नहीं। नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स तुमने ज़रूर देखी होगी, वॉशरूम में कलरफुल बॉल्स होती है, राइट। वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती। वो तुमने छोटी छोटी गोलियां देखी होंगी, कपड़ों के अंदर रखा जाता था पहले ज़माने में, अभी भी शायद कुछ जगह रखा जाता होगा। तो वो भी जो होती हैं छोटी छोटी बॉल्स जो होती हैं, वो भी सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो करती है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और भी ले लो, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ये भी डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, ये एग्जाम्पल्स तुमको याद रहने चाहिए। तो भाई यहाँ सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस में बदलने को हमने सब्लिमेशन बोला। अगर गैस से मैं सॉलिड में बदलूँ तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक। तो ये जो हुआ इस प्रोसेस वो इंटर कन्वर्जन, यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट में बदल सकती है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। अब हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में कि क्या डिफरेंस है, राइट। ये डिफरेंस तुम पहले से भी जानते होगे, थोड़ा सा यहां पे हम फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सॉलिड के पार्टिकल बड़े क्लोज होते हैं, लिक्विड के उससे ज़्यादा दूर और गैस के सबसे ज़्यादा दूर। यानी जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है सॉलिड में कम होता है जनरली, हाँ कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी होता है। तो सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम और लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। तो कॉलम बना लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। तो ये हुआ अपना सॉलिड और ये हुआ यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे हुआ गैस, ठीक है। तो सॉलिड में वेरी लेस इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक। और कंपैरेटिवली हाई, किसके कंपैरिजन में, इसके सॉलिड के कंपैरेटिवली हाई ना, और इसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है सबसे ज़्यादा हाई गैस में होता है। तो पार्टिकल इसके कुछ यूं होंगे तो इसके कुछ यूं होंगे, तो गैस के पार्टिकल यूं होंगे ना, डिस्टेंस इनके बीच में ज़्यादा रहेंगे। इंटर पार्टिकल स्पेस अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई होगा क्योंकि इसमें स्पेस कम है, तो एक दूसरे को खींच सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट। कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली लो किसके कंपैरिजन में, इसके कंपेयर। हाई तो होता है लेकिन उतना हाई नहीं होता। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी लेस है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत कम होगा, जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर भागेंगे, करेक्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगा उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत है, इसका वही कंपैरेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। इसमें वेरी वेरी लो। अब ये सब चीजें कहां से डिफाइन हो रही बच्चों, ये सब डिफाइन हो रही है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना, स्पेस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्ट करने में और बॉयल करने में
हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमने यहाँ पर सीखी। सॉलिड जो होता है उसका डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक, और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप और साइज फिक्स हो ये जरूरी नहीं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और इसका नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप एंड साइज। ठीक, इसको समझ लेते हैं। जैसे ये डस्टर है, डस्टर का फिक्स्ड शेप भी है, रेक्टेंगुलर शेप, तुमको या तुम बोल सकते हो कि ये क्यूबॉइड शेप का है। तो फिक्स शेप, फिक्स साइज और इसका फिक्स वॉल्यूम भी, जो वजन है और जितना स्थान घेरती है सो घेरती है, कहीं पर भी रख दो ये शेप जनरली चेंज नहीं करेगी। तो फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है किसका? लिक्विड का। जैसे तुमने पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया और इस बॉटल में तुमने डाल दिया, तो यहाँ पे इसका साइज देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। मान लो इस तरह से ये यूं ले लिया, तो पानी जहां तक है उसका साइज क्या दिख रहा है? कुछ इस तरह से दिख रहा है तुमको ऐसा कि ये स्क्वायर शेप में या क्यूब के शेप में। ठीक, ओके। अब तुमने क्या किया, इसी सेम पानी को 1 लीटर ही पानी यहाँ पे भी डाला और 1 लीटर पानी यहाँ पर भी डाला, यहाँ पे कुछ इस तरह से पानी हो गया। पानी अभी भी 1 लीटर है, यानी वॉल्यूम अभी भी फिक्स है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप और साइज में डिफरेंस हो गया। तो क्या फिक्स है? वॉल्यूम। शेप और साइज लिक्विड के केस में फिक्स नहीं होता। अब गैस में आते हैं। गैस में एक बर्तन मैंने लिया, गैस के पार्टिकल यहां तक फैल गए। अब और बड़ा मैंने बर्तन लिया, अब गैस का पार्टिकल यहां तक फैल गए। तो गैस के केस में जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता, और जो उसका शेप और साइज होता है वो भी फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम वही हम वॉल्यूम लेते हैं जो कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा है उसका वॉल्यूम। जो कंटेनर छोटा तो वॉल्यूम कम, कंटेनर ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम होता है, साइज होता है और जो शेप होता है कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बताने जा रहा हूँ जो कि तुमको ध्यान से सुननी है, वो है कंप्रेसिबिलिटी। इसको इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ये होता है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। और इसमें होता है, यहां पे लिख देता हूं, इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी। देखो कैसे, 3 सिरिंज ले लो जिसमें पिस्टन लगी होती है ऊपर से। ठीक, ये मैंने एक सिरिंज ले ली यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पर पिस्टन लगी हुई है। ठीक, अब इस मान लो इस तरह इसको खुला छोड़ दो। ठीक, तो इसमें हवा भर जाएगी। दूसरी सिरिंज लो, इसमें पानी भर दो। ये तुमने पानी भर दी, वाटर भर दिया, और इसमें एयर है। ठीक, इसमें एक पिस्टन लगा दो। ठीक, एक दूसरी सिरिंज ले लो जिसमें तुम सॉलिड की कोई चीज, मान लो आयरन भर दो, यहां पे लोहा भर दो। ठीक, इस पिस्टन इस पे भी लगा दो। पिस्टन से दबाओगे तो ये वाला कम दब पाएगा, यानी इसमें इनकम्प्रेसिबल है। इसको दबाओगे तो शायद थोड़ा दब जाए, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसमें पिस्टन लगाओ, पिस्टन लगा के दबाओगे तो ये दबता चला जाएगा, हवा को तो दबा सकते हो। तो जो गैस की प्रॉपर्टी होती है उसमें गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल है, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं। बताओ कहाँ करते हैं? जैसे एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको गैस सिलेंडर में हमारे घरों में भर के आती है ना गैस, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर होता है। वो गैस होती है, उसको हाई
कंप्रेशन देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो वो गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी है कंप्रेस होना, कंप्रेस हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारे घरों में वो एलपीजी के फॉर्म में आते, गैस सिलेंडर के फॉर्म में। इसी से सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी यही होता है, उसमें भी गैस होती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, क्योंकि गैस में हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और सीएनजी ऑटो में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो ये कंप्रेसिबिलिटी है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। अब कहीं पे कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्या बोले उस स्टेट को। तो देखो, एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके चारों तरफ तुम बाउंड्री बना सकते हो। जिसके चारों तरफ तुम बाउंड्री बना सको, फिक्स्ड बाउंड्री, तो समझ जाना वो सॉलिड है। जैसे मुझे ये पता करना ये सॉलिड है कि नहीं, तो मैं इसको यहां पर रखूंगा और इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने बाउंड्री बनाई, बाउंड्री बन गई, इसका मतलब ये सॉलिड है। ठीक, अब यहां पे स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज ऐसा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब यहाँ बाउंड्री बनाना चाहोगे, स्पॉन्ज को रख के बन जाएगी। रबर होता है, जिसको खींचो तो खींचता चला जाता है, छोड़ दो तो फिर से अपनी जगह पहुंच जाता है। रबर को ऐसे रख लो और रबर के चारों तरफ बाउंड्री बनाओ, बना सकते हो, तो इसका मतलब ये भी सॉलिड हुआ। तो सॉलिड वो होता है जिसके चारों तरफ तो फिक्स्ड बाउंड्रीज बना सकते हो। तो लिख दो यहां पे फिक्स्ड बाउंड्रीज, और इसमें नॉट अ फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक, यहां पे मैंने इसको लिखा था, यहां पे लिख देता हूं इसको, और इसमें भी नॉट अ फिक्स्ड बाउंड्री, पूरा लिख लेना तो नॉट अ फिक्स्ड बाउंड्री। तो अब ये तुम्हारा कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा, जैसे कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जो स्पॉन्ज होता है उसको दबाते हैं तो सॉलिड जनरली तो रिजिड होते हैं, दबाने पे दबना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो दबता है। तो वो इसलिए दबता है कि जब हम दबाते हैं तो एक्चुअली हम स्पॉन्ज को नहीं दबाते, स्पॉन्ज में छोटे छोटे छेद होते हैं, जब उसको दबाते हैं तो वहां पे जो गैस होती है वो गैस दबती है, और गैस की तो कंप्रेसिबिलिटी होती ही है, तो वो तो दब ही सकती है, और जब छोड़ देते हैं फिर से हवा आके भर जाती है। तो यानी सॉलिड रिजिड होता है, उसकी प्रॉपर्टी अभी भी एक प्रॉपर्टी सॉलिड की होती है कि सॉलिड रिजिड होते हैं, जबकि वाटर यानी लिक्विड उतने रिजिड नहीं होता, गैस तो बिल्कुल रिजिड नहीं होते। तो कंफ्यूजन आता है कि जो सॉलिड होते हैं वो अगर रिजिड हैं तो जो स्पॉन्ज है उसको दबाने पे रिजिडिटी उसकी खत्म क्यों है, रिजिड अभी भी वो है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो गैस है उस गैस को दबा रहे हैं, तो कंप्रेस गैस हो रही, ना कि वो जो हमारा सॉलिड है। दूसरा, रबर को खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, फिर से अपनी जगह पे रिजिड है ना, तभी तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। या तुम ये बोल सकते हो रबर के केस में उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कि वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी की सॉलिड में हमेशा फिक्स बाउंड्री बनाई जा सकती है, ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो और ये तुम बता सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, यानी हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। रिजिड वाली प्रॉपर्टी तुम चाहो लिख सकते हो, कुछ और प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में आती है तो उसको भी लिख सकते हो। तो ये मेन प्रॉपर्टीज मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में बताई। अब मैंने जैसे बताया 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और पता चली है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं बीईसी। तो दोनों को लिख देते हैं, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। प्लाज्मा, इसको बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर तो हम पढ़ ही चुके हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका फुल फॉर्म है, और ये 5th स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम बोलते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके बारे में, बीईसी के बारे में थोड़ा सा समझ।
बीईसी का फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस एक कोलकाता के बहुत फेमस साइंटिस्ट जो इंडिया से हैं उनका नाम है। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी और इस कैलकुलेशन को अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, उनके पास भेजा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके ऑब्जर्वेशंस को देखा तो बहुत खुश हुए और उसके बाद उन्होंने उसको कोलेट किया और उस पर कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन रखी और एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको बीईसी बोलते हैं उसको प्रिडिक्ट किया कि ये भी स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के अलावा एग्जिस्ट कर सकती है। अब इनमें अंतर कैसे करेंगे? जो प्लाज्मा होती है ना, ये तब बनती है जब गैस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गैस को दे दोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो गैस आयोनाइज हो जाएगी। तो आयोनाइज्ड गैसेस को ही हम प्लाज्मा की स्टेट बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या होती है? आयोनाइज्ड गैसेस। पहली प्रॉपर्टी, आयोनाइज्ड अगर गैस है, कहीं पे आयंस होते हैं तो आयंस अगर चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। करंट क्या है? जो हमारे घरों में करंट आती है उस करंट को कैसे डिफाइन करोगे? मतलब जब वो करंट तभी हो सकती है जब चार्जेस चलते हैं, वहां तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चलने से ही करंट फ्लो होती है। यानी आयंस जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आयंस कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयन बनते हैं। तो ये गैसेस आयोनाइज हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो गैसेस हो गई आयोनाइज हो गई गैसेस, तो आयन बन गए तो वो चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो इसका मतलब प्लाज्मा में कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मा टीवी तुमने सुना होगा नाम, नियॉन साइन बल्ब, ETC। देखो हमारे कई मॉल पे गए होंगे कपड़े वगैरह खरीदने या कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे देखो कलरफुल बल्ब्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं नियॉन साइन बल्ब्स। वो जो बल्ब्स होते हैं उसमें नियॉन गैस भरी होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये नियॉन गैस आयोनाइज्ड हो जाएगी और प्लाज्मा की तरह बिहेव करने लगेगी, तो उसी को बोलते हैं नियॉन साइन बल्ब्स। सूरज देखो, सूरज देखने से कैसे, जैसे आग का गोला हम जनरली बोलते हैं, राइट, तो वहां पे जो गैसेस है वो आयोनाइज हो गई, इसलिए इस तरह की स्टेट हमको दिखती है। तो वो कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा की स्टेट है। तो इनके बारे में समझने की जरूरत क्या है? ये आयोनाइज्ड गैसेस हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे सूरज का कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नियॉन साइन बल्ब्स वगैरह तो हम बना ही रहे, यानी प्लाज्मा की स्टेट का हम यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक। बीईसी क्या है? बीईसी में जो इस स्टेट को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर बहुत कम करें। यहाँ टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा किया, हम इसको सुपर कोल्ड कर देते हैं। कब ये स्टेट पाई जाती है? सुपर कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा हम कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 273 डिग्री केल्विन पे ले जाती है, यानी 0 डिग्री से 273 पीछे चले जाते हैं। 0 डिग्री पे कितनी ठंडक पड़ती है? 273 पीछे चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है। ऐसी कंडीशन पे ये स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये सुपर कोल्ड स्टेज है और इसमें जो एटम होता है, 2 एटम ऐसे मिल जाएंगे ना, ऐसे लगेगा सिंगल एटम की तरह बिहेव करेंगे। तो ये स्टेट ऑफ मैटर, अब इसमें सुपर कंडक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थोड़ी सी बातें हुई प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। इसके कुछ चीज़ें तो हम इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिए, इसकी भी कर दिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे और नॉलेज होगा इस स्टेट ऑफ मैटर के एप्लीकेशंस क्या है, इससे क्या क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यूज़ करेंगे। नहीं लेकिन अभी नहीं, आगे आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ चीज़ें बनाई भी जा चुकी हैं, कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी। तो ये फिजिकल ऑफ स्टेट्स के बारे में हमने यहाँ पर
जानकारी ले ली। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at atmospheric pressure is called boiling point। तो इस चीज को पहले लिख लेते हैं, boiling point। तो मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख दी, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग की प्रोसेस समझने के लिए हमको डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना जरूरी है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तब है जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट भी जाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी है। बॉइलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, उनका कुछ प्रेशर है, कुछ दबाव है, और हम इधर से एक लिक्विड को बॉयल कर ले, जैसे वाटर को हम बॉयल कर रहे हैं। तो वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर के जो पार्टिकल उसमें एनर्जी है वो भी एक प्रेशर बनाएंगे। एटमॉस्फेयर का प्रेशर और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी होने की वजह से उनका प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर जाता है। अगर मतलब इसका लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है तो उस पॉइंट तक जितना हम टेम्परेचर दिए होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये प्रेशर ही अलग हो जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाए तो इधर से ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, राइट। तो डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट हटा के हम अगर मेल्टिंग पॉइंट करें तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, यहां पे लिख दोगे, सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग माने पिघलना, मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी इस तरह से लिख सकते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो इस तरह से बॉइल, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। और फ्रीज कब होता है आइस, 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज मतलब जमना और मेल्ट माने पिघलना, राइट, दोनों 0 डिग्री पे ही शुरू होता है। डन। अब 2 टॉपिक अभी और बचे हैं। एक तो बचा हुआ है हमारे पास कि लेटेंट हीट क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। लेटेंट हीट क्या होती है, देखो एक लिक्विड तुमने ले लिया, लिस्ट से मैंने लिक्विड नहीं, पहले सॉलिड लेते हैं। ये सॉलिड, ये आइस ले ली, आइस पे एक थर्मामीटर लगा दो। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, हम थर्मामीटर से टेम्परेचर पता कर लें। तो आइस है, बर्फ है, बर्फ का कितने डिग्री पे बर्फ बनती है, 0 डिग्री पे, राइट। तो थर्मामीटर कितना दिखाएगा, 0 डिग्री। तो लिस्ट से यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर दिखा रहे हैं। अब इसको तुम गर्म करना शुरू करो, ठीक है। ये जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर लैब थर्मोमीटर भी होते हैं जो इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। गर्म करना शुरू किया तो जब गर्म करोगे तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यानी 0 से आगे की तरफ ऊपर उठना चाहिए, 1 2 3 इस तरह से। तो तुम देखोगे जब आइस को तुम गर्म कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर 0 पे ही रुका रहता है, जबकि हम हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं। मैंने क्या बोला, आइस 0 डिग्री पे होती है, थर्मामीटर 0 डिग्री बता रहा है। अब तुमने उसको गर्म करना शुरू किया आइस को, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो लेकिन तुम देख रहे हो कि 0 डिग्री पे ही रुका हुआ है। तुम गर्म करते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। एक स्टेज ऐसी आती है पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो सोचने की बात है, जब तक आइस पूरी की पूरी मेल्ट नहीं हुई उस दौरान जो हम हीट दे रहे थे वो हीट कहाँ जा रही थी, तो वो हीट जा रही थी
जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में वो हीट कंज्यूम हो रही थी, और वो हीट जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है उसको तोड़ने में कंज्यूम हो रही है, उस हीट को ये थर्मामीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब वो हीट छिपी हुई है। किससे छिपी हुई? इस थर्मामीटर से छिपी हुई है। थर्मामीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा। ये लेटेंट हीट तब यूज होती है जब एक फेज से, एक स्टेट से कोई चीज दूसरी स्टेट में बदलती है। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में पूरी की पूरी बदल जाएगी, उस दौरान ये थर्मामीटर उस हीट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। एक बार जब लिक्विड में बदल गया तो लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना, लिक्विड से फिर गैस में, जब अब पूरा पूरा लिक्विड बदल गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, एक टाइम पे 100 डिग्री पे टेम्परेचर आ गया। तो जब वाटर बॉयल करना शुरू करेगा तो थर्मामीटर 100 डिग्री दिखाएगा। अब तुम देखोगे पूरा का पूरा पानी जब तक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, फिर से 100 डिग्री पे पानी का टेम्परेचर रुक जाता है, यानी अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी स्टेट जो लिक्विड से गैस में बदल रही है, तो वहां पे लेटेंट हीट यूज हो रही है जिसको थर्मामीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो तुम समझ पाए होगे कि जो लेटेंट हीट होती है ये तब यूज होती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज कन्वर्ट होती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो थर्मामीटर कनेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो हीट इस दौरान हमने दी उसको लेटेंट हीट बोलेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1 किलोग्राम अगर मैं सॉलिड लूं, उस 1 किलोग्राम सॉलिड को बदलने में, लिक्विड में बदलने में जितना टेम्परेचर हीट दी जाएगी, उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इसी तरह से हीट ऑफ, अब इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड में बदलता है। अब लिक्विड से गैस में बदलने की जो लेटेंट हीट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने में जितनी हीट दी जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ये, अब इसके बारे में डिटेल में और हायर क्लासेस में तुम समझोगे कि ये थर्मामीटर क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा सा बताता हूँ। लेटेंट थर्मामीटर उसी एनर्जी को डिटेक्ट कर पाता, उसी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पाता जो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब तक वो तोड़ने में लग रहा था तब तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं थी, तो इसको ये इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तब ये डिटेक्ट करना शुरू किया। तो चलो अब इसको लिख देते हैं, जो दोनों डेफिनेशन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये कब है? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kilogram of solid into liquid, right, is called latent heat of फ्यूजन। ठीक, तो जब सॉलिड से लिक्विड 1 किलोग्राम हम सॉलिड लें और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के दौरान जितनी हीट हमको देनी पड़ेगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसी तरह से होता है। तो सेम ही डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप तुम लेटेंट हीट समझ गए होगे कि लेटेंट हीट हमने किसको बोला। लेटेंट का मतलब ही होता है गुप्त, छिपी हुई। तो छिपी हुई ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। ये कब होता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर बदलता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो जो हीट दे रहे हो वो थर्मामीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता रहा। अब जैसे ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, मतलब लिक्विड गैस में बदलना शुरू होगा, टेम्परेचर जो लिक्विड का बॉइलिंग रहेगा 100 डिग्री
इन केस वाटर वो कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरे लिक्विड में अलग अलग होगा, तो वो रुक जाएगा उसी टेम्परेचर पे, और जब तक पूरा पानी या पूरा लिक्विड गैस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा ये वहीं पे फिक्स रहता है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। ठीक बात, ओके। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इवापोरेशन और दूसरा है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन पहले कर लेते हैं, इवापोरेशन लास्ट में कर। देखो कन्वर्जन में कुछ जैसे टेम्परेचर कन्वर्जन तुमको करना है तो केल्विन से अगर तुम सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 273.15 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर, सेल्सियस दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। 273.15 जोड़ते हैं, या इसको लगभग में ये भी लिख सकते हो। दूसरा एक टेम्परेचर कन्वर्जन की होती है फ़ारेनहाइट। जैसे फ़ारेनहाइट होती है इसको 9/5 C+32। ये जैसा है एज इट इज़ रट लो, बाद में हायर क्लासेस में इसको डिटेल में तुम समझोगे। यानी सेल्सियस में कोई चीज़ दी गई है यहाँ पे रखो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे डॉक्टर बुखार नापते हैं थर्मामीटर से तो तुमसे बोलते हैं कि इतने फ़ारेनहाइट का बुखार है, राइट। तो केल्विन जो है ना, जैसे 20 केल्विन, तो यहाँ पे इस तरह से जो गोला लगाते हैं डिग्री का वो लगाते नहीं, पढ़ते ज़रूर है 20 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट में जैसे माने 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरह यहाँ पे लिखते नहीं लेकिन पढ़ते हैं। आप क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा सभी करते हैं, इसलिए हम भी वही करेंगे। ठीक है, तो ये तो टेम्परेचर कन्वर्जन हुआ। अब यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्जन का ये फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। अब देखो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। क्यों होता है इसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, मैं डिटेल में समझा सकता हूँ। फिलहाल 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। मैं वही वॉल्यूम कन्वर्जन का फार्मूला लिख रहा हूँ जो तुम्हारी बुक में है। ठीक है, और यह 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एक प्रेशर का यूनिट दिया गया 1 पास्कल, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, बराबर 1 पॉइंट मतलब लगभग 1 एटमॉस्फेरिक, एक्यूरेट नहीं है लेकिन लगभग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ये जो प्रेशर होती है ना, इसकी कई यूनिट होती है। जैसे mmHg में भी हम इसको नापते हैं, मरकरी के प्रेशर mmHg में भी नापते हैं। इसको प्रेशर को हम टॉर में भी नापते हैं, प्रेशर को हम बार में भी नापते हैं, प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं। तो प्रेशर की कई यूनिट होती है, जिसमें से ये यूनिट 1 पास्कल में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग होता है। ये हमें याद रखना क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ज़रूरी है। ठीक, अब हम लास्ट टॉपिक जो बता है वो इवापोरेशन की बात करते हैं। देखो पानी की बॉइलिंग कितने डिग्री पे होती है? तुम बोलोगे 100 डिग्री पे होती है, करेक्ट। पानी की बॉइलिंग 100 डिग्री पे होती है। अगर कपड़े में ले जाके सुखाना चाहता हूँ और इसको खुली जगह पे डाल देता हूँ तो कपड़े क्या 100 डिग्री पे पानी वहाँ पे बॉयल हो, मतलब जो कपड़े में पानी है वो 100 डिग्री का टेम्परेचर लेके वो बॉयल हो रहा है या उड़ रहा है? नहीं, ऐसा 100 डिग्री के पहले ही टेम्परेचर पे वो कपड़े सूख जाते हैं। ठंडक के दिनों में भी तो कपड़े सूखते हैं, करेक्ट। कपड़े को रख दो, पंखा चला दो, सूख जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता, 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं, कम टेम्परेचर भी है फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। तो बॉयलिंग तो वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है ना, जिसमें बबल्स निकलते हैं। लेकिन इवापोरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वेपर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन समझ में 100 डिग्री, जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री से पहले ही अगर वेपर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या है ये पहले लिख लेते हैं। वेपराइजेशन या इसको हम बोल रहे हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन हम लिख सकते हैं ठीक है, इवापोरेशन इसको बोलते हैं। अब इवापोरेशन किन बात पे डिपेंड करता है ये समझते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन।
देखो इवापोरेशन यहां पे लिख देता हूं। इवापोरेशन ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट। जैसे गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर के टेम्परेचर को वो पानी का मॉलिक्यूल लेगा, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, उड़ जाएगा और कपड़े सूख जाएंगे। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो इवापोरेशन ज़्यादा। हवा चल रही होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है। स्पीड ऑफ विंड, है ना, हवा अगर चल रही होगी तो तुम देखते हो कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, राइट। तो यानी स्पीड अगर विंड की ज़्यादा होगी तो कपड़े सूख जाएंगे। ये थोड़ी सी जगह पे तुमने चाय रखी है और इसी चाय को इतने बड़े बर्तन में फैला दें तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? ये वाली ज़्यादा। तो इसका मतलब इवापोरेशन इसमें ज़्यादा हुआ, करेक्ट ना। तो इसका मतलब सरफेस इवापोरेशन ज़्यादा जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना। जैसे कपड़े को तुम ऐसे बंडल बना के रख दो तो नहीं सूखेंगे जल्दी, लेकिन उसी को फैला दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन ज़्यादा हुआ और कपड़े सूख गए, ठीक। ह्यूमिडिटी अगर होगी तो बताओ, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो, अगर नमी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। यहाँ देखो कम होगा इवापोरेशन अगर नमी ज़्यादा होगी। मान लो ठंडक के दिनों में कपड़े सुखाना चाहते हो जल्दी नहीं सूखेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है। इसके कुछ और प्रोसेस को ध्यान से हम समझते हैं। देखो एसीटोन होता है जो नेल पॉलिश में होता है, उसको अगर तुम लगाओ नाखून के ऊपर तो नाखून ठंडा फील करता है, वहाँ पे ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम नेल पॉलिश लगाते हो तो नेल पॉलिश के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेते हैं और टेम्परेचर लेके वो इवापोरेट हो जाती है, इवापोरेशन उसमें हो जाता है। तो जहाँ से टेम्परेचर लिया है वहाँ तो ठंडा हो जाएगा, हमारी बॉडी से लिया है, नाखून पे लगाया तो नाखून के पास जो सेल है वहाँ से लिया, तो इसका मतलब वो चीज़ ठंडी मालूम होगी। सैनिटाइजर तुम यूज़ करते हो, सैनिटाइजर हाथ में यूज़ करते हो, ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर हमारे हाथ के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी उसको लेते हैं और लेके वो ऊपर उड़ते हैं। तो जहाँ हमारे हाथ पे लिया वहाँ तो टेम्परेचर कम हो गया तो ठंडा फील होता है। गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि कॉटन के कपड़े में जो पसीना होता है वो जाके पसीना फंस जाता है। अब वो पसीने का जो मॉलिक्यूल है, राइट, गर्मी थोड़ा सा हीट है वो बाहर वहाँ से उड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पे ठंडा फील होगा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इवापोरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे गर्मी के दिनों में छतों पे अगर पानी डाल दो तो छत से जो पानी के मॉलिक्यूल है एनर्जी लेंगे और उड़ जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है छत का वो कम हो जाएगा तो वहाँ ठंडा फील होगा। तो इवापोरेशन की बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस हमारे आसपास हमको दिखती हैं। कपड़ा सूखना तो एक मेन प्रोसेस हमको दिखती है। तो इस तरह से तुमने इवापोरेशन के बारे में भी डिटेल में समझा। तो आई होप इस चैप्टर के बारे में तुमने सारी कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से समझी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो टॉपिक मैंने बताए उसमें कहीं एक्सप्लेनेशन या कुछ और एक्स्ट्रा में डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग टू आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।